इस वीडियो में ना लाइक्स का टारगेट रहेगा ना कमेंट्स का, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है प्रेमम को हीरो नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके वजह से अमीका का बच्चा मरा था, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे को तैसा मिलता है ठीक उसी प्रकार प्रेमम को वही मिलेगा। चैप्टर 41। कहते हुए उसने अपनी पेंट की पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला और उसे सीधा अमृता की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अमृता की हल्की सी चीख निकल गई और वो जल्दी से अपनी बाजू को पकड़ते हुए बोली, ये क्या किया है तुमने, क्या चुभाया है तुमने। ये कहते कहते अचानक ही उसकी नजरें राजवीर के हाथ में मौजूद इंजेक्शन पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी और घबराहट के साथ बोली, ये तुमने किस चीज का इंजेक्शन लगाया है मुझे। ये सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, CX न्यूरोलॉजिकल डिसरप्टर, ज्यादा नहीं बस कुछ मिनटों बाद तुम इस इंजेक्शन के असर से पागलों जैसी हरकतें करने लगोगी। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। हाँ, नहीं, देखो ना दीवारें मुझसे बातें कर रही हैं। अमृता एकदम से चीखने लगी। उसने अचानक अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, जमीन पर लौटने लगी और कभी रोने कभी हंसने लगी। मुझे मत छुओ, मुझे सब दिख रहा है। वो मेरी रगों में आग दौड़ रही है। वो ये सब बोले जा रही थी। अमृता को कोई होश नहीं था, वो बिल्कुल किसी पागल के जैसा बिहेव कर रही थी। तभी वीडियो बंद हो गया। अमीका ने अपना फोन बंद किया और सर को शीट के हेडरेस्ट से टिकाकर बोली, इस बार कोई नहीं बचेगा। जो मेरे बच्चे के मौत के जिम्मेदार है उन्हें कुत्ते की मौत दूंगी। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इधर दूसरी तरफ प्रेमम रायजादा इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर ग्लास विंडो के पास खड़ा बिना किसी एक्सप्रेशन के मुंबई के खूबसूरत नजरों को देख रहा था। उसके दिमाग में अमीका का चेहरा घूम रहा था, वो चेहरा जिसे देखकर उसे सुकून मिलता है। प्रेमम ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में थे और स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था, जिससे वो काफी हैंडसम लग रहा था। प्रेमम की आंखों के सामने हॉस्पिटल में अमीका से पहली मुलाकात का सीन घूम रहा था। उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत, गुस्सा देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसे पता था कि अमीका अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे पूरा सच नहीं पता था। वो पिछले जन्म में उसे बचाने के लिए हवेली आया था, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें उसने अमीका और अपने बच्चे को खो दिया था। प्रेमम के दिमाग में ये सब घूम रहा था। तभी उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थी। उसने ग्लास विंडो पर अपना एक हाथ टिकाया और खुद में कहा, अपनी बेबी डॉल को मैंने नाराज किया है तो उसे मनाना भी पड़ेगा। आई नो कि उसे सब याद है, तभी उसकी आंखों में वो नफरत दिखाई दे रही थी, वरना पहली मुलाकात में कोई किसी से इतनी नफरत नहीं कर सकता है। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और सीधा अक्ष को कॉल मिला दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और अक्ष की आवाज आई, आज तो बहुत दिनों बाद अपने छोटे भाई को याद किया। वेल बताइए क्या काम था। आप जैसा स्वार्थी भाई तभी याद करता है जब उसे मुझसे कुछ काम होता है। ये सुनकर प्रेमम सर्द आवाज में बोला, तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो जो तुम्हें कॉल करके रोमांटिक बातें करूंगा। तभी अक्ष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, आप एक बार परमिशन दो तो आपकी गर्लफ्रेंड भी बन जाऊंगा। ये सुनते ही प्रेमम ने कस के अपने दांत पिस लिए। उन दोनों भाइयों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और अक्ष जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, वो प्रेमम के साथ बिल्कुल चेंज हो जाता था। उसे परेशान करना उसका फेवरेट काम था। अक्ष इस वक्त बेड पर लेटा था और उसने फोन को स्पीकर पर डालकर बेड पर रखा हुआ था। राधिका जो कॉफी का कप लेकर रूम से बाहर जा रही थी, फोन से प्रेमम की और अक्ष की बातें सुनकर उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से अपने नाखून चबाते हुए बोली, क्या मिस्टर अक्ष रायजादा सच में गे है। यार ये तो अपने भाई में इंटरेस्टेड है। ये कहते हुए उसका बहुत गंदा सा मुंह बन गया। वो तुरंत वहां से सीधा नीचे आ गई, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि अक्ष गे है और अब ये बात जल्दी उसके माइंड से निकलने वाली थी। अक्ष की बातें सुनकर प्रेमम अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम एक रोमांटिक डिनर डेट की अरेंजमेंट करो और जिस होटल में भी डिनर प्लान करो वहां कोई नहीं होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर अक्ष ने एकदम से फोन की तरफ देखा और फिर जल्दी से फोन उठा अपने कान से लगाते हुए बोला, क्या आप किसी के साथ डिनर डेट पर जाने वाले हो। अब प्लीज ये मत कहना कि आप उस मेकअप की दुकान रूपाली के साथ डिनर प्लान कर रहे हो। आपका टेस्ट इतना बुरा नहीं हो सकता है। आप अक्ष रायजादा के भाई हो तो आई एम श्योर वो लड़की आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकती है। खबरदार अगर आपने उसे मेरी भाभी बनाया तो। उसने इतना ही कहा था, तभी प्रेमम बीच में बोला, जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। अपना माइंड ज्यादा एक्स्ट्रा में चलाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया क्योंकि वो अक्ष के और सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं था। वही अक्ष बुरी तरह अपने फोन को घूर रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रीडर्स आपसे एक बात पूछनी थी कि क्या आपको स्टोरी बोरिंग लग रही है। चैप्टर 43। लगभग 20 मिनट बाद अमीका की कार ताज होटल के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर आई और राज को BYY बोलकर सीधा होटल के अंदर चली गई। अमीका जैसे ही होटल के अंदर आई तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई क्योंकि अंदर से पूरे होटल की लाइट्स बंद थी। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। अमीका अपने फोन की लाइट्स ऑन करने को होती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे कुछ गिरा जिससे अमीका एकदम से डर गई और उसके हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर गया। अमीका को आज भी अंधेरे से डर लगता था। वो अंधेरे में नहीं रह सकती थी। वो धीरे से पीछे मुड़ते हुए बोली, कौन है। जो भी है सामने आओ, और यहाँ इतना अंधेरे क्यों करके रखा है। मिस्टर जॉन आप हो यहाँ। उसने इतना ही कहा था, तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही अमीका की पकड़ अपनी फाइल्स पर कस गई। वो इन सांसों को बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसके मुंह से अचानक ही निकला, मिस्टर रायजादा। ये 5 कहते हुए वो एकदम से पलटी और अपना हाथ ऊपर उठा प्रेमम को मारने को होती है, लेकिन उससे पहले ही प्रेमम ने उसकी कलाई पकड़ उसके हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अमीका की हल्की सी सिसकी निकल गई।
तभी प्रेमम ने झटके से उसे अपने करीब खींचा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा धीरे से सर्द आवाज में बोला, वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया है डॉल? ये कहते हुए उसकी आंखों का रंग डार्क हो गया। प्रेमम का ये सवाल सुनकर अमीका एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए बोली, कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हो आप? एक सेकंड मेरे साथ कोई भी आए जाए, इससे आपको क्या? आप होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले? ये कहते हुए उसने प्रेमम को हल्का सा खुद से दूर धक्का दे दिया और अंधेरे में गुस्से से उसे घूरने लगी। हालांकि उसे प्रेमम का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे गुस्से से चारों तरफ देख रही थी। प्रेमम अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले खड़ा तिरछा मुस्कुराते हुए अमीका को देख रहा था। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड, और उसी हक से मुझे ये जानना है कि वो लड़का कौन था। क्या लगता है तुम्हारा जो तुमसे बात कर रहा था? उसके ये बिना सेंस वाले सवाल सुनकर अमीका को अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। वो सर्द लहजे में बोली, फ्यूचर हस्बैंड माय फुट। अगर आप इस दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए ना, तब भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी डॉल, प्रेमम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। इतना कहकर वो अमीका के पास आया और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अमीका ने गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? छोड़िए, नीचे उतारिए मुझे। ये कहते हुए वो उसकी गोद में छटपटाने लगी। प्रेमम उसकी बातों को इग्नोर करके उसे लेकर डाइनिंग एरिया से निकल पुल एरिया की तरफ आ गया। अमीका का ध्यान अभी प्रेमम से छूटने में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि प्रेमम उसे कहाँ लेकर जा रहा है। प्रेमम अमीका को लेकर एक जगह आया और रुककर सर झुका उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वो दोनों अभी खुले आसमान के नीचे खड़े थे, जहां पूर्णिमा के चांद की रोशनी में अमीका का चेहरा बेहद खूबसूरती से चमक रहा था। प्रेमम की नजरें एक पल के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई, जो गुस्से की वजह से लाल हो रखा था, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रेमम को शांत देखकर और अपने ऊपर उसकी नजरों को महसूस कर अमीका भी एक पल के लिए शांत होकर उसके चेहरे को देखने लगी। जैसे ही दोनों की शांत नजरें एक दूसरे से टकराई तो दोनों की ही दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अमीका अपने धड़कते दिल के साथ प्रेमम को देख रही थी। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑन हुई, जिससे अमीका की आंखें एक पल के लिए अपने आप बंद हो गई और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ पल बाद अमीका ने अपनी आंखें खोली और नजरें घुमा चारों तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई थी। सामने का सीन किसी ड्रीम से कम नहीं था। पूरा पूल एरिया झिलमिल लाइट से जगमगा रहा था। फ्लोर पर चारों तरफ रेड रोज की पंखड़ियां बिछी थी, जिससे फ्लोर दिखाई भी नहीं दे रहा था। पानी पर सैकड़ों कैंडल्स तैर रही थी, जो सारी आर्टिफिशियल थी लेकिन देखने में रियल मोहब्बतियां लग रही थी। चारों तरफ रूमानी म्यूजिक की धीमी गति से बज रहा था। पुल के पास रखे छोटे पौधे, जिन पर सुनहरी और सॉफ्ट पिंक फेरी लाइट्स लटक रही थी, जो हल्के हल्के झिलमिला रही थी, जैसे तारों की बारात उतर आई हो जमीन पर। पूल के ठीक सामने एक खूबसूरत ग्लास डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। उस पर वाइट रेशमी टेबल क्लॉथ बिछा था और 2 सिल्वर प्लेट्स रखी थी। बीच में एक क्रिस्टल वाज जिसमें ताजे गुलाब खिले थे और उसके चारों ओर कैंडल्स अपनी धीमी लौ में थरथरा रही थी। टेबल के बीच में खाने की डिश के साथ महंगी वाइन की बोतल और 2 ग्लास रखे थे। ऊपर खुले आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। चांद के आसपास बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। ऊपर खुले आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। चांद के आसपास बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। आसमान और नीचे दोनों का ही नजारा बेहद खूबसूरत था। नीचे प्रेमम अमीका को अपनी बाहों में लिए अब भी उसकी आंखों में खोया हुआ सा उसके चेहरे को देख रहा था। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 42। अक्ष का कॉल कटने के बाद प्रेमम ने फोन को पेंट की पॉकेट में रखा और सामने देखते हुए बोला,
बस कुछ दिन और उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये कहते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ रायचंद इंडस्ट्रीज के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। कुछ लोग बिल्डिंग पर पत्थर फेंक कर मार रहे थे तो कुछ लोग अपने हाथों में पोस्टर पकड़े राजवीर रायचंद हाय हाय, राजवीर रायचंद मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। न्यूज़ वायरल होने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। सबको राजवीर रायचंद पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर वो उनके सामने होता तो शायद जान से मार देते। अमृता की डेथ की न्यूज़ देखकर कुछ महिला एनजीओ वाले भी रायचंद मेंशन के बाहर आ गए थे, तो जब कुछ को पता चला कि वो ऑलरेडी जेल में है तो उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। अमीका की कार रायचंद मेंशन से कुछ दूर सड़क पर आकर रुकी। वो अपनी कार के अंदर बैठी चुपचाप लोगों की भीड़ को देख रही थी। इधर मेंशन के अंदर दादा दादी, चाचा चाची सब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। न्यूज़ को देखकर दादा दादी को राजवीर जी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना घटिया हो सकता है जो उसने एक औरत की जान ले ली। अविका को तो उसने पहले ही मार दिया था और अब दूसरी औरत अमृता भी मर चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका है कि वो सब कुछ भूल चुका है। चाचा जी बार बार होम मिनिस्टर को कॉल कर रहे थे। उनकी नजरें बार बार टीवी की तरफ जा रही थी। वीर अपने रूम में फोन की स्क्रीन को देख रहा था। उसकी नजरें भी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ को देख रही थी। अपने डैड की ऐसी हरकतें देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका बाप है जिसने एक औरत की जान ले ली और आज वो उसी औरत की बदौलत यहाँ है। मतलब जितना भी पैसा है उनके पास वो शायद अमृता का ही है। पहले अविका जी की प्रॉपर्टी और अब अमृता की। वीर ने धीमी सी आवाज में कहा, नहीं, ये मेरा बाप नहीं हो सकता है। मेरा बाप इतना घटिया आदमी नहीं हो सकता है। ये कहते हुए उसने अपना फोन उठा सीधा सामने की दीवार पर दे मारा। वीर गुस्से से उठा और सारे रूम के सामान को इधर उधर फेंकने लगा। वो बेडशीट, पिलो, टेबल पर रखी फाइल्स सब कुछ उठा उठाकर फेंक रहा था। इस वक्त वीर को खुद से घिन हो रही थी कि वो एक आदमी का बेटा है जो आदमी के रूप में एक दरिंदा है। उसकी अमीका के साथ कभी बनती नहीं थी, लेकिन वो औरतों की बहुत इज्जत करता था। वो राजवीर जैसा काम करने की कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। तकरीबन शाम 7 बजे कसक और राजवीर दोनों जेल के अंदर थे। उन दोनों को कल से ना खाना दिया गया था और न ही पानी। टॉर्चर से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रायचंद इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बिकने के कगार पर आ गई थी। एक दिन में ही रायचंद इंडस्ट्रीज के अच्छे खासे शेयर गिर गए थे। रूपाली रायजादा फैमिली से भी कोई हेल्प नहीं ले सकती थी क्योंकि रायजादा फैमिली पहले से ही राजवीर रायचंद से नफरत करती थी और अब न्यूज़ देखने के बाद तो सबको उससे और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। चूंकि रूपाली अमीका की आइडेंटिटी पर रह रही थी तो वो वैसे भी राजवीर और कसक को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। अमीका इस वक्त 50 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर टॉप फ्लोर पर बैठी अपनी एक फाइल रीड कर रही थी। तभी उसके फोन में मैसेज की नोटिफिकेशन आई, जिसे सुनकर अमीका ने अपना फोन उठा चेक किया, जिसमें मिस्टर जॉन का मैसेज था। उनकी अभी आधे घंटे बाद अमीका के साथ मीटिंग थी, लेकिन अब उन्होंने मैसेज कर अमीका को ताज होटल आने को कहा था। उनकी ताज होटल में एक और मीटिंग है जिस वजह से वो भी एआर ग्रुप में नहीं आ सकते थे। मैसेज पढ़कर अमीका ने एक गहरी सांस भरी और अपनी फाइल और फोन उठा सीधा केबिन से बाहर निकल गई। वो बाहर आई तभी उसकी नजरें अपने असिस्टेंट पर पड़ी जो उसके साथ ही जाने वाला था। अमीका ने कुछ सोचते हुए उसे मना करते हुए कहा, राज तुम रहने दो, मीटिंग बस आधे घंटे की है, मैं मैनेज कर लूंगी। ये सुनकर राज के कदम रुक गए। उसने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं मैम, मैं चलता हूँ आपके साथ।
ज्यादा भी नहीं तो मैं आपको कार ड्राइव करके ले चलता हूँ। ये सुनकर अमीका ने धीरे से अपना सर हिला दिया और उसके बाद वो वहां से निकल गए। इधर दूसरी तरफ एक रूम के अंदर बैठा प्रेमम गुस्से से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी नजरें अमीका और राज पर टिकी थी। अमीका के साथ किसी अनजान लड़के को देखकर उसका खून अंदर ही अंदर जल रहा था। इस वक्त जलन की वजह से उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। वो अमीका को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था। लगभग 20 मिनट बाद अमीका की कार ताज होटल के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर आई और राज को बीवाय बोलकर सीधा होटल के अंदर चली गई। अमीका जैसे ही होटल के अंदर आई तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि अंदर से पूरे होटल की लाइट्स बंद थी। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। लगभग 20 मिनट बाद अमीका की कार ताज होटल के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर आई और राज को बीवाय बोलकर सीधा होटल के अंदर चली गई। अमीका जैसे ही होटल के अंदर आई तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि अंदर से पूरे होटल की लाइट्स बंद थी। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। चैप्टर 44 एंड 45। ऊपर खुले आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। चांद के आसपास बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। आसमान और नीचे दोनों का ही नजारा बेहद खूबसूरत था। नीचे प्रेमम अमीका को अपनी बाहों में लिए अब भी उसकी आंखों में खोया हुआ सा उसके चेहरे को देख रहा था। ये सब? अमीका ने धीमी सी आवाज में पूछा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो सपना नहीं देख रही। उसकी नजरें अपने आप प्रेमम की नजरों से जा मिली। प्रेमम ने उसे नीचे उतारा और उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, ये सब स्पेशली तुम्हारे लिए। ये कहते हुए उसने अमीका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर टेबल के पास आ गया। टेबल पर रोज की पंखुड़ियों के बीच में केक रखा हुआ था। उस केक पर बीच में आज की डेट लिखी हुई थी। उसे बहुत यूनिक तरीके से अलग अलग क्रीम के साथ लिखा गया था, जिससे वो डेट पर एक पल के लिए किसी की भी नजरें थम जाए। अमीका चुपचाप केक को देख रही थी, तभी उसकी नजरें उस डेट पर पड़ी जो आज की थी। लेकिन आज की डेट के साथ उसके दिमाग में कुछ और भी चलने लगा था, जो आज के डेट यानी 21 जुलाई को हुआ था। अमीका और प्रेमम इसी दिन एक हुए थे और उसके बाद उनका रिश्ता कुछ महीनों के लिए बहुत ज्यादा मजबूत और प्यार भरा हो गया था। उस डेट को देखते हुए अमीका के दिमाग ने एक एक करके वो सब पल घूमने लगे जो उसने प्रेमम के साथ स्पेंड किए थे। प्रेमम की नजरें अमीका पर टिकी थी। उसने अमीका को चेयर पर बैठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ? उस डेट में कुछ है क्या? इतना गौर से क्या देख रही हो? ये कहते हुए उसने एक नज़र डेट को देखा और फिर वापस अमीका को देखने लगा। प्रेमम को अपने सामने घुटनों के बल बैठा देखकर अमीका एक पल के लिए हैरान रह गई। तभी उसके दिमाग में अपने पिछले जन्म की बातें रिवाइज होने लगी, जब वो भी प्रेमम के सामने इसी तरह अपने घुटनों के बल बैठकर प्यार से बातें करती थी। लेकिन प्रेमम ने अपने ईगो और एटीट्यूड के चलते कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी उसके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की। इनफैक्ट वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ये सब याद आते ही अमीका की आंखों में एक बार फिर नफरत झलकने लगी। प्रेमम की नजरें अमीका के बदलते फेस एक्सप्रेशन पर टिकी थी। उसे समझ आ रहा था कि अभी अमीका क्या सोच रही है। उसने एक गहरी सांस भरी और अमीका के गाल पर हाथ रखते हुए धीमी मगर सॉफ्ट आवाज में बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम जो बोलोगी मैं वो सब करने को तैयार हो। बस एक चांस दे दो। अगर तुम कहोगी तो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया को झुका दूंगा। आज तक मैं किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब करने को तैयार हो जो तुम कहोगी। मुझे बस तुम अपनी लाइफ में चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में बहुत कुछ नजर आ रहा था जो शायद पहली बार अमीका को दिखा था। उसकी बात सुनकर अमीका ने उसकी तरफ देखा और फिर गुस्से से उसका हाथ अपने गाल से झटकते हुए बोली,
मिस्टर रायजादा, मुझे ना आप में इंटरेस्ट है और नहीं आपको बातों में, सो अपनी ये बकवास बातें किसी और के पास जाकर करना। यू नो व्हाट, आपका रिश्ता ऑलरेडी रूपाली रायचंद के साथ आपके बचपन में फिक्स हो चुका है, जिसके बारे में सबको पता है। ये बोलकर वो रुकी और फिर तिरछी स्माइल के साथ बोली, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आपकी मिस्ट्रेस बनकर रहूं, क्योंकि आपकी शादी तो रूपाली रायचंद के साथ होने वाली है। सॉरी, बट मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की रखेल बनकर उसका बिस्तर गर्म करूं। इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रेमम तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लिए ये घटिया वर्ड यूज करने की? अगर मुझे मिस्ट्रेस चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसी लड़की है जो मेरे एक इशारे पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार बैठी है, लेकिन मुझे वो लड़कियां नहीं, सिर्फ तुम चाहिए अपनी लाइफ में। रूपाली रायचंद के साथ सिर्फ मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, शादी नहीं हुई है। अगर मेरी शादी किसी से होगी तो वो सिर्फ तुम हो, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। ये सब कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी बातें सुनकर अमीका ने उसकी तरफ देखा। प्रेमम की आंखों में उसे खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखने के लिए वो अपनी पिछली जिंदगी में तरसती थी। प्रेमम की आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर अमीका का चेहरा एक पल के लिए सॉफ्ट हुआ, लेकिन फिर वो गुस्से से उठी और अपना फोन और फर्श हाथ में उठाते हुए बोली, मुझे आप में और आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। मुझसे शादी करने का ख्वाब ही रहने वाला है, और ये जो सब आज किया है ना, फिर कभी मत करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 46 एंड 47। प्रेमम की आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर अमीका का चेहरा एक पल के लिए सॉफ्ट हुआ, लेकिन फिर वो गुस्से से उठी और अपना फोन और फर्श हाथ में उठाते हुए बोली, मुझे आप में और आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। मुझसे शादी करने का ख्वाब ही रहने वाला है, और ये जो सब आज किया है ना, फिर कभी मत करना। मिस्टर जॉन को तो अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस होटल का नाम लेकर मुझे यहाँ लाने की? यू नो व्हाट, गलती उनकी भी नहीं है। जहाँ आदमी को पैसा दिखाता है उसके तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाता है। आई एम श्योर मुझे यहाँ तक लाने के लिए भी आपने ही उनसे कहा होगा। जो एक लड़की की मर्जी के बिना उसे किस कर सकता है, उसे होटल में बुला सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आपकी हरकतों से पता चल रहा है कि आप कितने घटिया आदमी हो। ये कहते हुए उसने गुस्से से टेबल पर रखा केक हाथ से मारकर नीचे गिरा दिया। अमीका ने गुस्से से टेबल पर बिछा कपड़ा पकड़ा और उसे खींचकर नीचे फेंक दिया, जिससे एक तेज आवाज के साथ टेबल पर रखा सारा सामान भी नीचे जा गिरा। वाइन की बोतल फर्श पर गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़े अमीका को लगते उससे पहले ही प्रेमम ने उसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींच लिया, जिससे प्रेमम के कदम हल्के से पीछे हो गए और उसके पैरों में कांच का एक मोटा टुकड़ा चुभ गया। वाइन की बोतल के साथ ग्लास भी कांच के थे, जो नीचे गिरते ही टूट गए और उनके टुकड़े फर्श पर चारों तरफ बिखर गए। प्रेमम ने इस वक्त शूज नहीं पहने थे। वो नंगे पांव फर्श पर खड़ा था। कांच का टुकड़ा पैर में चुभते ही प्रेमम के चेहरे पर हल्का सा दर्द झलका, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा वापस एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसके पैर से बुरी तरह खून बह रहा था, जो फर्श पर गिर रहा था। अमीका प्रेमम के सीने से लगी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी अचानक उसकी नजरें प्रेमम के पैर पर पड़ी, जिससे खून बह रहा था और कांच का टुकड़ा अभी भी उसके पैर में चुभा हुआ था। प्रेमम को चोट लगे देख अमीका के दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। उसकी आंखों में पानी भर आया, जिसका उसे खुद पता नहीं चला। वो प्रेमम से आज भी प्यार करती थी, क्योंकि जो फीलिंग उसके अंदर थी वो उसे नहीं निकाल सकती थी। उस फीलिंग को वो नफरत के दीवार के पीछे छुपा सकती थी, लेकिन छुपाने से फीलिंग नहीं बदलने वाली थी।
वो एहसास जो उसे प्रेमम के करीब होने से होता था, वो उस एहसास को अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। अगले ही पल अमीका प्रेमम से अलग हुई और जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, अगली बार अगर ऐसी वाहियात हरकत की ना तो आई स्वेर मैं ये मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब ये मत कहना कि पहली ही मुलाकात में मोहब्बत हो गई मुझसे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी से प्यार कर सको। इनफैक्ट आप तो सामने वाले के प्यार को भी नहीं समझ सकते हो। अगर मुझसे प्यार है भी तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये सुनकर प्रेमम ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। वो सर्द आवाज में बोला, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, बिकॉज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जानता हूँ कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, और रही बात मोहब्बत की तो वो उस वक्त भी थी, आज भी है और आखिरी सांस तक भी रहेगी। फर्क बस इतना है, उस वक्त लगता था मोहब्बत ना भी मिली तो क्या हुआ, महबूब तो साथ होगा, मगर अब समझ आ गया जब मोहब्बत ही नहीं रही तो महबूब के पास रहना भी उससे मिलो दूर लगता है, और ये किसी नर्क से कम नहीं। ये सब कहते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो रोना चाहता हो, लेकिन उसका ईगो उसे ये करने की परमिशन नहीं दे रहा था। उसकी ये सब बातें सुनकर अमीका बस प्रेमम की तरफ देखती ही रह गई। प्यार तो उसे भी था, लेकिन पिछली यादें उसे प्रेमम के करीब जाने नहीं दे रही थी। उसने कुछ पल प्रेमम को देखा और फिर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रेमम ने गुस्से से टेबल को लात मार गिरा दिया। टेबल तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गई, जिसकी आवाज अमीका को भी अच्छे से सुनाई दे गई। अमीका के चलते कदम एक पल के ठहरे, लेकिन फिर वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। इधर प्रेमम के दोनों पैरों में कांच के टुकड़े चुभ गए थे, जिनसे अब उसके पैरों बुरी तरह जख्मी हो गए। उनसे खून पानी की तरह निकल रहा था, लेकिन प्रेमम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अमीका तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें पाकर ही रहूंगा। जिसने भी तुम्हारे पास आने की कोशिश की उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। अगले दिन सुबह तेज जी ने राजवीर और कसक की बेल करवा ली थी और अब वो तीनों साथ में वापस रायचंद मेंशन आ रहे थे। अमीका ने अपने फोन से वायरल न्यूज के बाद एक एडिट की हुई वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसमें ये क्लियर हो रहा था कि राजवीर की वजह से अमृता की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसने सच में सुसाइड किया था, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी था जिसकी सजा अमीका को उन्हें देनी थी। वो इतनी आसान सजा उन्हें नहीं देने वाली थी। चैप्टर 48। अमीका ने अपने फोन से वायरल न्यूज के बाद एक एडिट की हुई वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसमें ये क्लियर हो रहा था कि राजवीर की वजह से अमृता की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसने सच में सुसाइड किया था, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी था जिसकी सजा अमीका को उन्हें देनी थी। वो इतनी आसान सजा उन्हें नहीं देने वाली थी। राजवीर और कसक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वायरल न्यूज के बाद भी कई लोग अभी तक भड़के हुए थे, जिस वजह से तेज का उन दोनों को घर लेकर आना मुश्किल हो रहा था। पुलिस को अमीका के एडिट किए हुए वीडियो के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि अमीका ने वो वीडियो एक ऐसी फर्जी आईडी से वायरल किया था जो उसने किसी डार्क वेब एक्सपर्ट की मदद से तैयार करवाई थी। न उस आईडी का कोई लोकेशन ट्रेस हो रहा था, न ही आईपी एड्रेस सही बता रहा था। वीर, रूपाली, चाची, दादा, दादी सब इस वक्त लिविंग हॉल में बैठे थे। जहां वीर के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, तो वही रूपाली राजवीर और कसक के वापस आने की न्यूज सुनकर बहुत खुश नजर आ रही थी। दादा, दादी जी भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। कल की न्यूज देखने के बाद वो एकदम से टूट चुके थे, लेकिन फिर उस न्यूज के एडिट की हुई बात सुनकर उन्हें थोड़ा बहुत हल्का महसूस हुआ था। लेकिन अभी भी उनके माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि अमृता को मारा किसने। इस सवाल का जवाब फिलहाल के लिए किसी के भी पास नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद तेज की कार रायचंद मेंशन के बाहर आकर रुकी। तेज कार से बाहर आए और राजवीर की तरफ का डोर ओपन किया।
राजवीर इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में थे। उनके चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर बेल्ट से मारने के निशान भरे पड़े थे, तो वही कसक का पूरा चेहरा थप्पड़ों से सुजा हुआ था। वो पूरे दिन अपने चेहरे के मेकअप को सुधारने में लगी रहती थी। उसका मेकअप 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरता था और अभी वही चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा था। राजवीर और कसक धीरे से कार से बाहर आए और धीमे कदमों से मेंशन के अंदर बढ़ गए। कसक की हालत देखकर एक सर्वेंट जो अपने हाथ में थाल पकड़े बाहर जा रहा था, उसके हाथ से एकदम से थाल छूट गया और वो भूत भूत कहते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इस वक्त कसक सच में किसी चुड़ैल जैसी ही लग रही थी। उसके बालों का चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। होंठ काले पड़े हुए थे और उनके पास हल्का सा खून लगा था। आंखों का काजल नीचे तक फैला हुआ था और कपड़े भी बहुत गंदे हो रखे थे। उस सर्वेंट को इस तरह चिल्लाता देख आसपास काम कर रहे बाकी के सर्वेंट्स ने कसक की तरफ देखा और वो सब भी एकदम से डर गए। इधर आवाज सुनकर रूपाली बाहर आई और अपने सामने खड़े लोगों को देखकर वो भी भूत भूत चिल्लाते हुए वापस मेंशन के अंदर भाग गई। उसे इस तरह चिल्लाता देख दादीजी जी ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा, ओ नालायक, वो भूत नहीं तुम्हारी माँ है जो आज अपने असली रूप में आ गई है। मैं तो कब से कह रही थी कि वो डायन है, आज सबने देख भी लिया। ये कहते हुए वो गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी। दादी जी की बात सुनकर रूपाली का चिल्लाना एकदम से बंद हो गया। उसने हैरानी के साथ सर घुमा दरवाजे पर खड़ी कसक को देखा और कुछ पल गौर से देखने के बाद उसे समझ आया कि ये तो सच में उसकी माँ है। रूपाली अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मॉम, आपने तो सच में हमें डरा ही दिया। आप घर आने वाली थी तो कम से कम अपना मेकओवर तो करा के आती। अभी अगर मैं हार्ट अटैक से मर जाती तो मेरा रायजादा फैमिली की बहू बनने का ख्वाब ही रह जाता। ये कहते हुए उसने टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डाला और फिर पानी पीने लगी। उसकी बात सुनकर कसक के साथ राजवीर ने उसे गुस्से से देखा। तभी तेज उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाई साहब, आपको पता है ना रूपाली कैसी है। आप दोनों उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और चलिए। पहले शावर ले लो, उसके बाद मैं अमीका को आपके रूम में ट्रीटमेंट के लिए भेजता हूँ। आफ्टर वो बहुत बड़ी डॉक्टर है और उससे अच्छा आप दोनों का कौन ट्रीटमेंट कर सकता है। उन्होंने इतना ही कहा था तभी उनके कानों में अमीका की आवाज पड़ी, मिस्टर रायचंद, आपसे किसने कहा कि मैं इन दोनों घटिया लोगों का ट्रीटमेंट करूंगी। अगर इतनी ही अपने भाई भाभी की चिंता है तो खुद क्यों नहीं उनका ट्रीटमेंट कर देते हो। वेट, मेरे पास अच्छा मौका है इनकी हड्डियां तोड़ने का। वैसे भी इतने टॉर्चर के बाद इनकी 2-4 हड्डियां तो टूट ही चुकी होंगी और बाकी की हड्डियां मैं तोड़कर उन्हें नर्क में पहुंचा देती हूँ। वैसे भी ये दोनों जीकर कौन से झंडे गाड़ देंगे, इनफैक्ट धरती का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। ये कहते हुए अमीका ने अपने कदम राजवीर और कसक की तरफ बढ़ा दिए। वही उसकी ये सब बातें सुनकर राजवीर और कसक दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। अमीका को अपनी तरफ आता देख राजवीर ने दर्द भरी कमजोर आवाज में कहा, नहीं, हमें इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। हम बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक है। ये कहते हुए वो लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी से अपने रूम की तरफ चले गए। राजवीर को अमीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जैसा बोल रही थी वैसा कर भी सकती थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। चैप्टर 49। वही उसकी ये सब बातें सुनकर राजवीर और कसक दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। अमीका को अपनी तरफ आता देख राजवीर ने दर्द भरी कमजोर आवाज में कहा, नहीं, हमें इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। हम बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक है। ये कहते हुए वो लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी से अपने रूम की तरफ चले गए। राजवीर को अमीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जैसा बोल रही थी वैसा कर भी सकती थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कसक का भी ऐसा ही हाल था। वो भी जल्दी से अपने रूम की तरफ चली गई। उन दोनों को इतनी हड़बड़ी के साथ जाता देख अमीका के फेस पर डेविल स्माइल आ गई।
तो वही रूपाली का चेहरा गुस्से से कांप उठा। वो अमीका के पास आई और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, दीदी आखिरकार आप चाहती क्या है? आप जैसी बेटी देने से अच्छा तो भगवान औरत को बांझ रखे। यू नो व्हाट, आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा गिरी हुई लड़की हो जो अपने माँ बाप को मारना चाहती है। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी ये बातें सुनकर अमीका के चेहरा काला पड़ गया। वही रूपाली की ये बातें वीर को भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। इसलिए वो उठा और रूपाली के पास आकर सर्द आवाज में बोला, रूपाली अमीका का हाथ छोड़ो और तुम उससे किस तरह से बात कर रही हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है। मॉम डैड ने जो किया है उसकी बदौलत वो जेल में गए थे, इसका ब्लेम तुम अमीका पर नहीं डाल सकती हो। वैसे भी डैड ने मिस अमृता के साथ जो किया उसके बाद तो उनके लिए फांसी की सजा भी कम थी। अगर ये वीडियो एडिट नहीं होती तो डैड को कोई नहीं बचा सकता था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर राजवीर के लिए सख्त नफरत नजर आ रही थी। वही वीर को अमीका की साइड लेता देख रूपाली एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसकी जगह अमीका की साइड ले रहा था। दादा दादी भी अजीब नजरों से वीर को देख रहे थे। अमीका के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, मैंने कल इसका तोड़ा तो हाथ था लेकिन लगता है उसका असर माइंड पर हुआ, तभी ये अपनी प्यारी बहन की जगह मेरी साइड ले रहा है। ये सोचते हुए उसकी स्माइल और गहरी हो गई। उसने झटके से रूपाली से अपना हाथ छुड़वाया और टेबल पर रखा टिश्यू पेपर उठा अपने हाथ को साफ करते हुए बोली, यू नो व्हाट रूपाली, तुमसे चाहे जितनी बार भी मैं कहूँ कि मुझे टच मत किया करो लेकिन फिर भी तुम नीच घटिया लड़की की तरह बार बार मुझे टच करने के लिए आ ही जाती हो। अभी मुझे फिर से शावर लेना पड़ेगा। मन तो कर रहा है कि अभी खींच के एक गाल पर लगा दूं, लेकिन आज तो तुम प्रेमम रायजादा के साथ डेट पर जाने वाली होना तो सारा थोबड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं मारती वरना अभी तुम्हें यही भूत बना देती कि खुद शक्ल देखकर भी डरकर इधर उधर भागती। वैसे तुमने एक बात सही कही कि तुम्हारी जैसी निकम्मी औलाद देने से अच्छा तो मिस्टर एंड मिसेज रायचंद बांझ होते तो ज्यादा अच्छा होता। उनकी इकलौती बेटी होना तुम और अपने मॉम डैड से मिलने के लिए एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं गई। जिस तरह तुम उनके आगे पीछे घूमती हो उसे देखकर मुझे तो लगा था कि तुम भी उनके पीछे जेल जाओगी, लेकिन तुम तो घर से बाहर तक नहीं गई थी और गई भी थी तो अपने होने वाले ससुराल के लोगों से मिलने के लिए। कैसी बेटी हो तुम जिसे अपने माँ बाप की भी टेंशन नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने चली आती हो। अच्छा हुआ जो भगवान ने मुझे अनाथ पैदा किया, वरना तुम्हारे जैसे रिलेटिव पाकर तो मैं सच में अब तक ऊपर जा चुकी होती। वेल अगली बार मुझे टच करने से पहले 100 बार सोच लेना वरना हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगी। डॉक्टर हो ऐसी जगह से तोड़ूंगी कि दोबारा जुड़ नहीं पाओगी, सो बी केयरफुल। उसकी ये सब बातें सुनकर रूपाली का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। वही रूम के अंदर राजवीर को अमीका की बातें अच्छे से सुनाई दे रही थी। अचानक ही उन्हें रूपाली से नफरत सी होने लगी। आफ्टर जिस बेटी को उन्होंने हमेशा प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया वो उनसे मिलने के लिए एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं आई और नहीं उसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ किया। ये सब सोचकर उनके दिल में एक टीस सी उठी। अमीका अपनी जगह सही थी क्योंकि उन्होंने कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा और नहीं कभी उसे बेटी की जगह दी। हमेशा उसे अपने ऊपर बोझ समझा, एक अनाथ की तरह ट्रीट किया। बचपन में वो जब उनके पास आती थी तो हमेशा उसे डांट कर भगा देते थे, तो वही रूपाली को उन्होंने हमेशा अपने सर पर बैठा कर रखा। उसके बोलने से पहले उसके पास वो चीज आ गई जो उसे चाहिए होती थी, लेकिन फिर भी उनकी बेटी के एक बार भी उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट उनके घर आने के बाद भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं आई बल्कि बाहर अमीका से बहस कर रही है। ये सब सोचकर उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। इधर बाहर अमीका ने वीर की तरफ देखा और सार्कास्टिकली कहा,
क्या बात है मिस्टर रायचंद, आज मेरी साइड लेने की कोई खास वजह? मतलब कुछ चाहिए है क्या मुझसे? अगर कुछ चाहिए भी है तो मांगना मत, क्योंकि मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 50। इधर बाहर अमीका ने वीर की तरफ देखा और सार्कास्टिकली कहा, क्या बात है मिस्टर रायचंद, आज मेरी साइड लेने की कोई खास वजह? मतलब कुछ चाहिए है क्या मुझसे? अगर कुछ चाहिए भी है तो मांगना मत, क्योंकि मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। अमीका की ये बातें सुनकर वीर कुछ पल रुककर बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी साइड लेने का। मैं तो बस सही की साइड ले रहा था। आज यहाँ रूपाली गलत है और उसे उसकी गलती का रियलाइज करवाना जरूरी है। ये सुनकर अमीका सार्कास्टिकली बोली, और रियली तुम जैसे बेकार लोगों के मुंह से सही की बातें अच्छी नहीं लगती है। तुम सब सही थे कब? तुम्हारे बाप ने 2 औरतों को मार दिया। तुम्हारी माँ ने एक औरत का घर उजाड़ दिया और तुम जैसी नाजायज औलाद को उसी औरत का नाम दे दिया। यू नो व्हाट, कभी कभी ना मुझे तुम पर तरस आता है कि तुमसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। जो पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ का नाम नहीं ले सकता है, वो क्या ही नसीब होगा। बाय द वे मुझे क्या? ये कहते हुए उसने अपने कंधे उचका दिए और फिर दादी की तरफ देखकर बोली, दादी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये कहकर वो बिना किसी का जवाब सुने सीधा मेंशन से बाहर निकल गई। इधर सब बस उसे जाते देखते रह गए। वीर का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। अमीका की बातों ने उसे अंदर तक ट्रिगर किया था। इस वक्त उसे कसक और राजवीर दोनों से नफरत हो रही थी। उनकी वजह से अविका जी की मौत हो गई और फिर अमृता की। उसकी मॉम ने एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशन बनाए और उसके बाद उसे जन्म देकर राजवीर और अविका की औलाद बना दिया। ये सब सोचते हुए वीर का चेहरा नफरत से भर गया। वो गुस्से से घर से बाहर निकल गया। तेज, चाची, दादा, दादी, रूपाली सब बस उन्हें जाते देखते रह गए। इधर दूसरी तरफ अमीका की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर आई और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अमीका देविका दादी के वार्ड के अंदर आई और तभी उसकी नजरें बेड पर लेटी दादी पर पड़ी, जिनकी आंखें बंद थी। उन्हें कुछ देर पहले ही मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो रही थी। अमीका उनके पास स्टूल पर बैठ गई और चुपचाप उनके चेहरे को देखने लगी। तभी एक नर्स जल्दी से वार्ड के अंदर आई और कुछ बोलने को होती है, लेकिन आहट महसूस कर अमीका ने उसकी तरफ देखा और अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा किया। नर्स, जिसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, उसने वापस से अपना मुंह बंद कर लिया। अमीका ने नर्स के चेहरे को देखा, जिस पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, जिसे देखकर अमीका की एक भौं ऊपर उठ गई। वो उठी और नर्स के पास आकर धीमी सी आवाज में बोली, क्या हुआ, आप बहुत घबराई हुई लग रही है। ये सुनकर नर्स झट से बोली, मैम जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी आ गई है। मिस्टर रायजादा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है और सारे डॉक्टर्स मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर अमीका एक पल के लिए चौंक गई। वो हैरानी के साथ बोली, कल तो बिल्कुल ठीक थे, इतनी जल्दी क्या हो गया? मैम आप खुद चलकर देख लीजिए, नर्स ने झट से कहा। अमीका ने अपना सर हिला दिया और तेज कदमों से नर्स के साथ देवेंद्र जी के वार्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी नर्स आईसीयू वार्ड से आगे की तरफ निकल गई, जिसे देखकर अमीका कंफ्यूजन से बोली, आप उधर क्यों जा रही है? वार्ड तो यहाँ है। ये सुनकर नर्स ने मुड़कर अमीका को देखा और परेशानी से बोली, मेम देवेंद्र रायजादा नहीं, उनके पोते प्रेमम रायजादा की तबीयत खराब है, आपको उन्हें चेक करना है। नर्स का जवाब सुनते ही अमीका बस उसकी तरफ देखती रह गई। क्या प्रेमम की तबीयत खराब है? लेकिन रात तक तो बिल्कुल ठीक थे। कहीं पैरों में ज्यादा चोट तो नहीं आ गई है? वो इंसान कभी भी अपना ख्याल नहीं रख सकता है।
पता नहीं खुद को समझते क्या है। उस कांच पर चलना जरूरी था क्या? खुद को चोट पहुंचाकर पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है। खुद में ये बड़बड़ाते हुए वो तेज कदमों से नर्स जिस तरफ बता रही थी उस तरफ चली गई। इस वक्त अमीका को प्रेमम पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी फिक्र भी हो रही थी। कल रात उसके पैरों से बहता खून बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। इधर एक वार्ड के अंदर सारे डॉक्टर्स की टीम लाचारी से खड़ी बेड पर बैठे प्रेमम को देख रही थी, जो आराम से रिलैक्स बैठा अपने फोन में गेम खेल रहा था। उसका सारा ध्यान अपने गेम पर था। तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनकर सबके सर घुमा पीछे देखा, जहां अमीका परेशानी से तेज कदमों से उनकी तरफ आ रही थी। अमीका को देखते ही प्रेमम ने अपना फोन साइड में रख दिया और बेड के हेडरेस्ट से सर टिका अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एक हाथ अपने दिल पर था। डॉक्टर्स की टीम खड़ी होने की वजह से वार्ड के अंदर आते ही अमीका को प्रेमम नहीं दिखा था। वही अमीका को देखकर सारे डॉक्टर ने एक राहत की सांस ली। इन सबको पिछले आधे घंटे से प्रेमम ने बेवजह अपने पास खड़ा कर रखा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 51। अमीका को देखते ही प्रेमम ने अपना फोन साइड में रख दिया और बेड के हेडरेस्ट से सर टिका अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एक हाथ अपने दिल पर था। डॉक्टर्स की टीम खड़ी होने की वजह से वार्ड के अंदर आते ही अमीका को प्रेमम नहीं दिखा था। वही अमीका को देखकर सारे डॉक्टर ने एक राहत की सांस ली। इन सबको पिछले आधे घंटे से प्रेमम ने बेवजह अपने पास खड़ा कर रखा था। अमीका की नजरें जैसे ही प्रेमम पर पड़ी तो उसके दिल में टीस सी उठी, क्योंकि प्रेमम का चेहरा एकदम उतरा हुआ था और वो धीरे धीरे करा रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बेचारा कितने दर्द में हो। वही सारे डॉक्टर्स तो प्रेमम की एक्टिंग स्किल्स देखकर एकदम से हैरान रह गए। बिजनेस में उसका नाम खूब सुन रखा था, लेकिन अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में जाता तो आज शायद बहुत पॉपुलर हीरो होता। एक सीनियर डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, क्योंकि सामने बोलने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी एक डॉक्टर ने अमीका की तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड मैम आप आ गई, वरना मिस्टर रायजादा किसी को अपना ट्रीटमेंट करने ही नहीं दे रहे थे। उस डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये झूठ कहा। उसकी बात सुनकर अमीका ने उसकी तरफ देखा और फिर सबसे बोली, आप सब जाइए, मैं इन्हें देखती हूँ। ये कहते हुए वो प्रेमम के पास आई और उसका हाथ दिल से हटा स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कनें चेक करने लगी। अमीका के पास होने से प्रेमम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वही उसके दिल को इतनी तेजी से धड़कता देख अमीका एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि प्रेमम का दिल बिल्कुल भी नॉर्मल स्पीड से नहीं धड़क रहा था। अमीका ने परेशानी से प्रेमम की बंद आंखों को देखा और फिर उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए रुंधे गले से बोली, प्रेमम प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज धीरे धीरे सांस लीजिए। ये कहते हुए उसने एक नज़र उसके दिल की तरफ देखा और फिर वापस प्रेमम के चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखों में पानी आ गया था। वो ज्यादा शो नहीं कर रही थी, लेकिन उसे प्रेमम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो आज भी उससे प्यार करती थी, जिसे वो जबरदस्ती नफरत का नाम देने की कोशिश कर रही थी। अमीका ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और हल्के हाथ से उसके दिल को सहलाते हुए बोली, प्रेमम आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको चेक करके ट्रीटमेंट करती हूँ, बट उससे पहले मुझे आपकी रिपोर्ट्स चेक करनी होगी। डॉक्टर्स ने आपको पहले चेक किया होगा ना, तो अब तक रिपोर्ट आ गई होगी। वेट, मैं रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी प्रेमम ने अपनी आंखें खोली और अमीका का हाथ पकड़ एकदम से अपने ऊपर खींच लिया। अमीका जो रिलैक्स खड़ी थी, प्रेमम की इस हरकत पर वो सीधा उस पर आ गिरी। उसका सर प्रेमम के सीने से लग गया और सारे बाल चेहरे पर आ गए। प्रेमम ने उसकी कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमीका उसकी इस हरकत पर एकदम से हैरान रह गई। उसने नजरें उठा उसकी तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो? आपको पेन हो रहा था ना?
छोड़िए मुझे वरना और जोर से पेन होने लगेगा। तभी प्रेमम उसकी बात बीच में काटते हुए गहरी आवाज में बोला, दर्द होता है लेकिन तुम्हारे पास होने से नहीं बल्कि दूर जाने पर। यू नो व्हाट, कल रात के तुम्हारे जाने के बाद पूरी रात मेरे दिल में दर्द होता रहा और अब तुम्हारे पास होने से इसे सुकून मिला है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी डॉक्टर एक चोर भी हो सकती है जिसने प्रेमम रायजादा का दिल चुरा लिया। ये कहते हुए उसकी नजरें अमीका के चेहरे पर टिकी थी। उसकी ये सब बातें सुनकर अमीका बस उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि प्रेमम इतनी देर ड्रामा कर रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ है, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से से खड़ी हुई और बिना सोचे समझे एक खिंच के थप्पड़ प्रेमम के गाल पर जड़ दिया। उसने गुस्से और दर्द से प्रेमम का कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू, मेरे सामने ड्रामा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? यू नो व्हाट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ मेरी जान सुख रही थी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, और आप मजाक कर रहे थे। सीरियसली आप इतना घटिया खेल खेल रहे थे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता था कि आप कैसे हो, फिर भी आ गई। मैं ही बेवकूफ हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसे सच में बुरा लग रहा था कि प्रेमम ने उसके साथ ऐसा मजाक किया। वही प्रेमम की नजरें फ्लोर को घूर रही थी। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ चुका था। ये दूसरी बार था जब अमीका ने उसे थप्पड़ मारा था, जबकि आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हाथ उठा सके। प्रेमम ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। अमीका का बार बार उससे इस तरह बात करना उसके ईगो को हर्ट कर रहा था, लेकिन वो उससे प्यार करता था, इसलिए अपने ईगो को भी साइड में रख दिया था। चैप्टर 52। वही प्रेमम की नजरें फ्लोर को घूर रही थी। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ चुका था। ये दूसरी बार था जब अमीका ने उसे थप्पड़ मारा था, जबकि आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हाथ उठा सके। प्रेमम ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। अमीका का बार बार उससे इस तरह बात करना उसके ईगो को हर्ट कर रहा था, लेकिन वो उससे प्यार करता था, इसलिए अपने ईगो को भी साइड में रख दिया था। प्रेमम ने नजरें उठा अमीका को देखा और अगले ही पल उसे झटके से घुमा बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अमीका ने अभी भी उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था और प्रेमम पूरी तरह उस पर झुका हुआ था। उसकी आंखें गहरी लाल हो रखी थी, जैसे अभी उनसे खून निकल आएगा। अमीका भी अपनी सुर्ख लाल आंखों से प्रेमम की आंखों में देख रही थी। अगले ही पल प्रेमम ने अमीका के होंठों को कैप्चर कर लिया, जिससे अमीका की पकड़ उसके कॉलर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और बंद पलकों से एक बूंद आंसू की बह कनपटी से होते हुए पिलो पर गिर गई। वो चुपचाप लेटी प्रेमम की किस को फिल कर रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी, तो उसका साथ भी नहीं दे रही थी। प्रेमम गुस्से, दर्द और बेताबी के साथ अमीका के होंठों को चूम रहा था। लगभग 20 मिनट की लॉन्ग किस के बाद जब अमीका की सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर प्रेमम ने उसके होंठों को छोड़ा। उसके छोड़ते ही अमीका गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। प्रेमम की नजरें अमीका के चेहरे पर टिकी थी। उसने अमीका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और धीमी सी आवाज में बोला, जितने थप्पड़ मारने हैं मार लो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई डोंट नो पहली ही मुलाकात में तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता जुड़ गया है, जो दिल तुम्हारे अलावा किसी और चीज में लगता ही नहीं है। आज से पहले मेरी लाइफ में कोई नहीं आया। तुम पहली लड़की हो जिस पर प्रेमम रायजादा की नजरें आकर रुकी है। तुम जो बोलोगी वो सब करने को तैयार हो, बट प्लीज मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं करनी है। आई हेट दैट गर्ल। जब भी वो आंखों के सामने होती है तो मन करता है उसकी जान ले लूं। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसी लड़की के साथ रहूं? ये सब कहते हुए वो अमीका की आंखों में देख रहा था। उसकी बात सुनकर अमीका कुछ पल रुककर बोली,
मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, वो सब आपका मैटर है। मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको रूपाली के साथ शादी नहीं करनी है तो किसी और लड़की के साथ कर लीजिए एंड प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। आई कांट बिलीव कि प्रेमम रायजादा जैसे आदमी को एक लड़की के साथ पहली ही मुलाकात में इतना अट्रैक्शन हो जाएगा। कहीं आपका ये अट्रैक्शन मेरी बॉडी के साथ तो नहीं है? आपको अच्छे से पता है कि अमीका रायचंद ऐसे तो आपके बिस्तर तक आएंगी नहीं, इसलिए आप शादी के जरिए जस्ट शट अप, अदरवाइज आई डू समथिंग रॉन्ग। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, एक को बुलाओ तो 10 चली आती है। लिसन, अगर तुम्हें मेरा प्यार सिर्फ जिस्म का लगता है तो फिर ठीक है, नहीं करता तुम्हें फोर्स, लेकिन एक बात याद रखना प्रेमम रायजादा, जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा। ये कहकर प्रेमम गुस्से से खड़ा हुआ और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरे लिए खास हमेशा रहोगी और हर पल तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगा। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा प्यार समझ आ ही जाएगा। ये बोलकर वो गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गया। प्रेमम को गुस्सा इस बात का नहीं था कि अमीका ने उसे थप्पड़ मारा था, बल्कि गुस्सा इस बात का था कि उसने उसे इतना गिरा हुआ इंसान समझा है जिन्हें सिर्फ लड़कियों के जिस्म से मतलब होता है। प्रेमम के पास अट्रैक्टिव बॉडी थी, पैसा था, पावर था, वो चाहे जितनी लड़कियों के साथ रिलेशन रख सकता था। उसके एक इशारे पर न जाने कितनी ही लड़कियां उसके बिस्तर पर आने को तैयार हो जाती, लेकिन प्रेमम को सिर्फ अमीका चाहिए थी। पिछले जन्म में भी अमीका के अलावा प्रेमम की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं थी और नहीं इस बार। अमीका वैसे हो बेड पर लेटी प्रेमम को जाते देखती रह गई। अचानक ही उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। इधर प्रेमम गुस्से से वार्ड से बाहर निकल देवेंद्र जी के वार्ड में आया, जहां रोनित पहले से मौजूद था। नालायक, तू ही समझा उसे कुछ, ऐसे कब तक सिंगल रहेगा? उसकी उम्र होने लगी है अभी, इसलिए हमें जल्द से जल्द प्रेमम की शादी करनी है। वो डेट पर गया या नहीं, या फिर अभी भी ऑफिस में उन सब फाइलों के बीच घुसा हुआ है? ये सब कहते हुए दादाजी की नजरें अचानक ही प्रेमम पर पड़ी। उसे वार्ड के अंदर देखकर एक पल के लिए दादाजी हैरान रह गए, लेकिन तभी उनकी नजरें प्रेमम के चेहरे और उसके कपड़ों पर पड़ी। इस वक्त प्रेमम की आंखें हल्की लाल हो रखी थी, माथे पर बाल बिखरे हुए थे और शर्ट का कॉलर ऊपर उठा हुआ था। स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी। उसका चेहरा देखकर देवेंद्र जी को समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या इसका जवाब उनके पास नहीं था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर 53। तुम्हें क्या हुआ? अपना ये हुलिया क्यों बना रखा है? क्या फिर से किसी के साथ लड़कर आ रहे हो? दादाजी ने प्रेमम के चेहरे की तरफ देखकर पूछा। उनकी बात सुनकर प्रेमम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उनके सवाल को इग्नोर कर उनके पास आते हुए बोला, अब कैसी है आपकी तबीयत? ये सुनकर दादाजी उसे घूरते हुए बोले, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक बार शादी कर ले और हमें हमारे ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन का मुंह दिखा दे, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर प्रेमम ने उनकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे शादी नहीं करनी। उसका जवाब सुनकर दादाजी झट से बोली, क्या मतलब कि शादी नहीं करनी? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारे घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? लिसन, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारा आज ही खाना पानी सब बंद। हम अपनी दवाई भी नहीं लेंगे। अपने घर को बर्बाद होते देखने से अच्छा तो है कि हम मर जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सब कहते हुए उन्होंने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। उनकी बात सुनकर प्रेमम गुस्से से बोला, दादू अपना मुंह संभालकर बात कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा समझे आप, और आपकी इस बेकार जिद के चलते मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। तभी दादू बीच में बोले, बेकार की जिद नहीं है, हम तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं।
आई नो कि तुम्हें रूपाली पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम की फ्रेंड की बेटी है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही फिक्स कर दिया था, इसलिए बेहतर होगा जो तुम उससे अब शादी कर लो। अगर तुमने अब शादी नहीं की तो हम सच में खाना नहीं खाएंगे, और हमारी बात को हल्के में लेने की सोचना भी मत। ये सब कहते हुए उनकी आवाज हल्की सी तेज हो गई, जिससे अचानक ही देवेंद्र जी को खांसी आने लगी। देवेंद्र जी को खांसता देख प्रेमम और रोनित दोनों ही थोड़े घबरा गए। प्रेमम ने जल्दी से टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डाला और ग्लास को उनके होंठों से लगाकर बोला, दादू पानी पीजिए और प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सब कहते हुए उसने ग्लास को उनके होंठों से लगा दिया, लेकिन देवेंद्र जी ने ग्लास को हाथ से साइड किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरकर गुस्से के साथ बोले, हमें नहीं पीना है पानी। हमने कहा ना, जब तक तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो जाते हो तब तक हम कुछ भी खाने पीने नहीं वाले हैं। ये सब कहते हुए उनके चेहरे पर जिद साफ नजर आ रही थी। देवेंद्र जी की बात सुनकर रोनित ने प्रेमम की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, सर प्लीज मान जाइए ना। देखिए दादू की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है और अपनी जिद की वजह से ये अपनी तबीयत और भी ज्यादा खराब कर लेंगे। ये कहते हुए उसके वापस दादू की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर डेविल स्माइल छाई हुई थी। उनकी वो स्माइल देखकर एक पल के लिए रोनित एकदम से हैरान रह गया, लेकिन उनकी उस स्माइल को प्रेमम देख पाता उससे पहले ही उन्होंने अपनी उस स्माइल को छुपा लिया। दादू और रोनित की बातें सुनकर प्रेमम ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। वो एक गहरी सांस भरकर बोला, दादू आज जो बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी इस जिद को पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने ग्लास को टेबल पर रखा और उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में दादू की आवाज पड़ी, यू नो व्हाट प्रेमम, तुम्हें हमने बड़ी नाज के साथ पाला था। दुनिया के सामने अपना सीना चौड़ा करके कहते थे कि वो प्रेमम रायजादा हमारा पोता है। हमसे जो बन पाया हमने सबके लिए किया, और आज तुम हमारी इतनी सी विश को भी पूरा नहीं कर सकते हो। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में आकर इंसान अकेला हो जाता है। आज मुझे भी लग रहा है कि जैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना जब लौट कर आओगे तो ये देवेंद्र रायजादा तुम्हें इस बेड पर नहीं मिलेगा, बल्कि मेरी आस्तियां श्मशान घाट में मिलेगी। तब याद करते रहना कि तुम्हारा भी कोई दादू था। ये सब कहते हुए इस बार उनकी आंखों में सच में पानी भर आया था। वो भीगी पलकों से प्रेमम की पीठ को देख रहे थे। देवेंद्र जी सच में चाहते थे कि प्रेमम की शादी हो जाए, लेकिन प्रेमम था कि शादी करने के लिए रेडी ही नहीं था। वो जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था वो लड़की तो उसके बेइंतहा नफरत करती थी। आज पहली बार प्रेमम को लग रहा था कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्रेमम ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी आंखें और भी ज्यादा डार्क होने लगी। उसने हल्का सा सर घुमा देवेंद्र जी के चेहरे को देखा और उनकी आंखों में पानी देखकर उसके दिल में तेज दर्द उठा। आज उसकी वजह से उसके दादू की आंखों में पानी था और ये चीज प्रेमम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर्द आवाज में बोला, दादू मुझे आपकी आंखों में फिर कभी पानी नहीं दिखना चाहिए। आपको मेरी शादी देखनी है ना फाइन। इस महीने के लास्ट तक आपके घर में पोता बहू ले आऊंगा, लेकिन उसके बाद में प्रेमम रायजादा रहेगा, लेकिन उसके अंदर का इंसान मर चुका होगा। ये कहकर वो तुरंत वार्ड से बाहर निकल गया। वही दादू और रोनित उसकी लास्ट लाइन उसकी तरफ देखते ही रह गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।